रुकैया देखना ज़रा दरवाजे पर कौन है। अम्मी जान मैं 20 बार देख चुकी हूँ, कोई भी नहीं है। बाहर तूफ़ानी बारिश हो रही है तभी दरवाज़ा ज़ोर से बज रहा है। रुकैया पगली, तूने 20 बार दरवाज़ा देखा और तंग पड़ गई। मुझे देख 17 साल से तेरे बाप का इंतज़ार कर रही हूँ, मगर मैं तो बिल्कुल नहीं थकी। अच्छा जा मेरे लिए चाय बना ला, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अम्मी जान आए तो बता दें कि आखिर बाबा जान गए कहाँ? क्या उन्होंने आपको धोखा दिया? आखिर बात क्या है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? जब से मैंने होश संभाला है आपसे एक ही सवाल पूछ रही हूँ, मगर आपने हमेशा टाल दिया। आखिर क्यों? दफ़ा हो जाओ, अगर चाय बनाकर नहीं देनी तो ना दो, मगर फजूल बहस तो मत करो। माँ ने गुस्से में जवाब दिया। अच्छा अम्मी जान, नहीं बताना तो ना बताएं, मगर गुस्सा तो ना करें, मैं चाय बना लाती हूँ। रुकैया ने मुँह फैलाते हुए जवाब दिया। आखिर क्या राज हो सकता है अम्मी जान का, जब भी पूछो तो गुस्सा कर देती हैं, लेकिन एक दिन तो मैं जान कर ही रहूँगी। रुकैया ने दिल ही दिल में ऐद कर लिया। ये ले अम्मी जान गर्मा गर्म चाय, कैसी लगी? बहुत अच्छी है बेटी, जीती रहो। शह शह की आवाज़ें आ रही थी। बाहर तूफ़ानी बारिश हो रही थी। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? रुकैया ने पूछा। मैं मुसाफिर हूँ, बारिश बहुत तेज़ है, क्या आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? मुसाफिर ने सवाल किया। बेटी जो भी है इसको अंदर ले आओ, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। माँ की आवाज़ सुनकर रुकैया ने दरवाज़ा खोल दिया। मुसाफिर अंदर आ चुका था। वो सर्दी की वजह से कांप रहा था। रुकैया ने इसके लिए आग का अलाव जलाया, फिर इसके लिए खाना पकाने किचन में चली गई। रुकैया जल्दी में मुसाफिर का चेहरा न देख सकी। आप आरफा बहन हैं क्या? मुसाफिर ने हालते तजस्सुस में पूछा। जी भाईजान, मगर आप कौन हैं? आरफा ने हैरानगी से इसकी तरफ देखते हुए पूछा। बहन, मुझे नहीं पहचाना क्या आपने? मुसाफिर ने हैरानगी से सवाल किया। आरफा ने नफ़ी में सर हिलाया। बाय द वे, हमारी मुलाकात 17 साल पहले हुई थी। मेरी हालत तब और थी और अब और। तभी आप मुझे पहचान नहीं पा रही। क्या आप अपना नाम बताना पसंद फरमाएंगे? आरफा ने कहा। जी जी क्यों नहीं, मेरा नाम आमिर है। कुछ याद आया? आमिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आरफा पे गोया सकता सा छा गया हो। इसे लगा जैसे इसके मुंह में ज़ुबान ही नहीं जिससे जवाब दे। बादल ज़ोर ज़ोर से गरजने लगा। आरफा ख्याल में खोई हुई थी, तब इसको अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई दी। अम्मी जान, क्या आपके लिए भी खाना लगाऊं? नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं, आरफा ने मुश्किल से जवाब दिया। आमिर भाई प्लीज़ मुझे बताएं, रुकैया के बाबा कहाँ हैं? किस हाल में हैं? वो कब आएंगे? रुकैया रोज़ सुबह उठते ही पहला सवाल यही करते हैं। आखिर कब तक मैं राज रख पाऊंगी? मेरा दिल बहुत दुखता है जब मैं इसको डांटती हूँ। मतलब आपने अब तक रुकैया को कुछ नहीं बताया? आमिर गौर से आरफा को देखते हुए बोला। बहुत अच्छा किया, यही आपके हक में बेहतर था। याद रहे रुकैया को मालूम न होने पाए कि मैं इसका चचा हूँ। फिलहाल भाई जान के आने का कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक पैगाम भेजा है उन्होंने कि रुकैया की उम्र 18 साल होते ही इसको रुखसत कर दें। इसके अलावा आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। बस मैं यही पैगाम आप तक पहुँचाने आया था। 18 बरस की उम्र में शादी? अरे भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो रुकैया की तालीम नामुकम्मल है, शादी के बाद तो वो पढ़ ना पाएगी। आरफा हैरानगी से आमिर की तरफ देखते हुए बोली। बहन, ये तो इसका नसीब, मुझे जैसा भाई ने कहा सो मैंने आपसे कह दिया। आमिर ने दो टोक जवाब दिया। खाना लग गया है, किचन से आवाज़ आई। भाई आप खाना खा लें, मुझे आज बिल्कुल भी भूख नहीं है। आमिर और रुकैया खाना खाने में मशगूल हो गई। वैसे बेटी एक बात तो बताओ, तुम्हारी दादी की उम्र कितनी है? मैंने तो अब तक अपनी दादी अम्मा को देखा ही नहीं। आप किस दादी की बात कर रहे हैं? रुकैया हैरत से आमिर को देखते हुए बोली। क्या वो तुम्हारी दादी नहीं है? आमिर ने मुतजस्सिस होकर पूछा। नहीं अंकल, वो तो मेरी अम्मी जान है। रुकैया हंसते हुए बोली। लेकिन इनकी उम्र तो कम से कम 80 बरस है, जबकि तुम्हारी उम्र तो 17 बरस है। आमिर हैरानगी से बोला। तो इसका क्या मतलब है कि वो मेरी माँ नहीं हो सकती? रुकैया के लहजे में सख्ती आ गई। सही। अच्छा ये बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? आमिर मुस्कुराते हुए बोला। मेरी पूरी फैमिली मेरी अम्मी जान ही है। मैंने तो आज तक अपने अब्बू। रुकैया फ़ौरन से खामोश हो गई और कहने लगी। आप भी ना अंकल, चुप करके खाना खाएं। तुम कुछ कहने वाली थी, क्या तुम कभी अपने अब्बू से नहीं मिली? आमिर ने रुकैया की बात मुकम्मल की। मैं भी ना जो मुंह में आए बोल जाती हूँ, तभी अम्मी जान कहती हैं कम बोला करो। हद हो गई रुकैया। रुकैया दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी। आपको अगर कोई चीज़ ज़रूरत हो तो आवाज़ दे दीजिएगा। रुकैया मुंह फैलाते हुए वहाँ से चलती बनी। आमिर खाना खा चुका था, बारिश भी थम चुकी थी। आमिर ने इजाज़त दी और वहाँ से चला गया। रुकैया को मुसाफिर की गुफ्तगू ने मुतजस्सिस कर दिया था। वो रात भर इसी मुसाफिर के बारे में सोचती रही।
आखिर कौन था वो? तो रात बसर करने आया था मगर आधी रात चला गया। मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहा था? हो ना हो इसका अम्मी से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। यकदम इसे ख्याल आया कहीं ये मेरे अब्बू जान तो नहीं। अब रुकैया की हालत अजीब थी। इसे खुद मालूम नहीं था वो क्या सोच रही है। रात भर वह सोचती ही रही हत्ता कि अज़ान फजर हो गई। वो उठी, वज़ू किया और नमाज अदा करने लगी। नमाज के बाद वो अपनी माँ के कमरे में आई तो देखा कि माँ जाग रही है। अम्मी जान, आपने नमाज अदा कर ली? जी बेटी, अदा कर ली, मगर तुम्हारी आंखों में सूजन कैसी? लगता है रात भर सोई नहीं। ऐसी बात नहीं अम्मी जान, मेरी आंखों में दर्द है। प्लीज़ आज आप नाश्ता बना दें, भूख लगी है। आरफा नाश्ता बनाने किचन में चली गई तो रुकैया कमरे की तलाशी में मशगूल हो गई। अलमारी के आखिरी दराज में काफ़ी गर्द थी। रुकैया ने इसे खोलना चाहा मगर वो लॉक था। दराज में एक सफ़ा फटा हुआ था जिसे रुकैया ने खींच कर निकाला। आज एक बार फिर मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी। एक बार फिर मुझ में जीने का हौसला पैदा हुआ। एक बार फिर मुझे लगा कि फ्यूचर में मेरे लिए बेहतरी आने वाली है। जानते हैं क्यों? जी हाँ, मेरा भाई। नहीं, वो मेरा सगा भाई तो नहीं था, मगर सगे भाइयों से कहीं बढ़कर था। इससे मिलने के बाद ही मुझे मालूम हुआ कि ज़रूरी नहीं कोई रिश्ता कायम करने के लिए खूनी रिश्ते की हाजत हो। सबसे बड़ा रिश्ता तो एहसास का रिश्ता होता है, और जिसमें एहसास ही नहीं वो तो इंसान ही नहीं। मेरा 4 बार रिश्ता होकर टूट चुका था, मगर आज मेरे मुंह बोले भाई ने मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाया। इसका नाम कासिम था। कासिम के बारे में मैंने सब कुछ पहले ही लिख डाला है। इसने मेरा भाई ना होने के बावजूद भाई होने का हक अदा किया। वो बहुत सेंसिटिव था। इसके दिल में हर एक के लिए सिवाय मोहब्बत और उल्फत के कुछ ना था। वो अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करने वाला इंसान था। खैर, कासिम ने मुझे कॉल की, अरफा आपी आपके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लाया हूँ। आज वक्त आ गया वादा निभाने का। बहुत अच्छा लड़का है, कोहटा रहता है, 1 कनाल का घर है, वालिद फौत हो चुके हैं जबकि वालदा हयात हैं। एक ही भाई है इसका, वो भी शादीशुदा, तालीम याफ्ता नहीं है, सेल्समैन है। आपका क्या ख्याल है? कासिम बहुत तेज़ी से गुफ्तगू कर रहा था। मुझे ऐसे लगा गोया वो किसी किताब से सबक पढ़कर मुझे सुना रहा हो। मैंने एक ठंडी आ ली और बोली, कासिम, कोहटा तो बहुत दूर है, वो गांव भी है। मैं रावलपिंडी में जवान हुई, मैं वहाँ कैसे एडजस्ट कर पाऊँगी? आपने कभी अंदाज़ा लगाया? आपकी उम्र 35 बरस हो चुकी है मगर अभी जवानी है। ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल तन्हाई सह लेंगी आप, मगर 50 बरस से जब ऊपर उम्र हुई तो क्या करेंगी आप? आपके वालिदैन तो हयात नहीं। एक भाई आपका अमेरिका होता है, वहाँ ही शादी करके सेटल हो गया, जबकि दूसरा भाई आपको घास नहीं डालता। भाभी आपसे नफरत करती है। सोचिए कैसे बिताएंगी ज़िंदगी के वो पल जब आप बूढ़ी हो जाएंगी। यकीन जानिए, आपकी जगह अगर मेरी सगी बहन होती और उसके लिए ये रिश्ता आता तो मैं कम से कम एक बार ज़रूर सोचता। मैंने पहली बार कासिम के अल्फाज में सख्ती और नरमी एक साथ देखी। खैर, मैंने हामी भर ली। अच्छा ठीक है, इस लड़के की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे दो, फिर मैं सोचूंगी और अपनी बड़ी बहन से मशवरा करूंगी। इसका नाम नसीर है, महाना 1 लाख कमाता है, एक वालदा है इसके साथ। कासिम ने ये सब बताने के फ़ौरन बाद ही मुझसे कहा कि कल नसीर की वालदा आपके घर आएंगी। इसके वालिद भी फौत हो चुके हैं। इन शॉर्ट इसकी वालदा आई, फिर मेरी बहन शकीला कासिम के हमरा इनके घर गई और यूँ मेरा और नसीर का रिश्ता हो गया। 1 हफ्ता बाद मंगनी करार पाई। मैं और नसीर दिन रात फ़ोन पर ही लगे रहते हैं। हमें तो ना दिन का पता चलता ना रात का, बस हर वक्त कॉल पर ही। नसीर की उम्र 38 बरस थी, वो भी कुंवारा था। हमने बहुत से मंसूबे बनाए। मुझे एक मुद्दत बाद खुशी मिली। मैं तो कासिम को दुआएं दे देकर न थकती थी। मेरा भाई जमशेद जो कि अमेरिका होता है कहता था, कौन है ये कासिम? मैं पाकिस्तान आऊँगा तो इसे ज़रूर मिलूँगा। मैं सारी उम्र अगर इसके पाँव भी धोकर पीऊँ तब भी इसके एहसान का बदला नहीं उतार सकता। इस सफ़ा पर यही सब लिखा था। रुकैया में अब और तजस्सुस पैदा हो चुका था। अब इसका अगला टारगेट था किसी तरह माँ की डायरी तलाश की जाए। बेटी, नाश्ता रेडी है। माँ की आवाज़ अचानक से सुनकर रुकैया चौंक सी गई। दौरान नाश्ता रुकैया ने माँ से पूछा, अम्मी जान प्लीज़ आज गुस्सा न करिएगा, एक बात तो बताएं, आपके कितने भाई बहन हैं? आज तक मुझे आपने किसी से नहीं मिलवाया, ना ही कभी किसी का जिक्र किया। आरफा कहने लगी, बेटी हम 5 बहनें और 2 भाई थे, सबसे छोटी मैं थी। मेरे सब बहन भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे तो इनका जिक्र करके क्या करना। रुकैया हैरानगी से बोली, सिर्फ 2 ही भाई थे आपके? मेरा मतलब कि कोई कज़न या दोस्त? दोस्त कहते ही रुकैया के होंठों पे गोया ताला सा लग गया हो। वो बिल्कुल खामोश हो गई और काफ़ी डर सी गई कि ये क्या कह दिया।
बेटी तुम आजकल ज़्यादा ही बोलने लगी हो, किससे सीखा ये सब कुछ? हमारे वक्त में दोस्त नहीं होते थे। रुकैया, आरफा ने गुस्से में जवाब दिया। अम्मी जान मुंह से निकल गया। रुकैया ने मासूमियत से जवाब दिया। रुकैया माँ के रात के 9 बज रहे थे। रुकैया माँ के कमरे में आई तो देखा कि कमरे में माँ मौजूद नहीं है। यही इसलिए अच्छा मौका था, वो बेड के नीचे छुप गई क्योंकि वो जानना चाहती थी कि माँ की डायरी कहाँ पड़ी है। आरफा कमरे में दाखिल हुई। रुकैया देख रही थी अपनी माँ की बेकसी। इसकी माँ को मालूम ही नहीं था कि इसके साथ साथ रुकैया भी इश्कबार हो रही है। आरफा अपने दुपट्टे से आँच साफ करते हुए अलमारी के आखिरी दराज की तरफ बढ़ती है। अपने बैग से चाबी निकालकर वो दराज खोलने के बाद इसमें से डायरी निकालती है। फिर धीरे धीरे से इश्कबार होते हुए अपने बेड पर आती है। तकिया रखने के बाद टेक लगाकर कुछ लिखने लगती है। रुकैया फ़ौरन बेड से पीछे छुपकर माँ पढ़ना चाहती है जो माँ लिख रही है। आज फिर कुछ पुरानी यादों ने मेरे दिल के जख्मों को हवा दी। आज फिर बीते पल मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने आ गई। आज फिर मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी तो कल भी अधूरी थी और आज भी अधूरी है। जानते हैं क्यों? बहुत मुश्किल है बताना। बताऊं भी तो कैसे बताऊं, मगर बताना तो पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई और आरफा ज़लील और रुस्वा हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई और आरफा ज़िंदगी भर तनहा रहे। मैं नहीं चाहती कोई और आरफा गलत फैसले करके ज़िंदगी भर पछताए। हाँ, मैं ज़रूर बताऊँगी, इस दुनिया को अपना हाल सुनाऊँगी। आज रुकैया के चचा अपने भाई का पैगाम लाए थे कि रुकैया की शादी 18 बरस की उम्र में कर दो। वैसे इनका फैसला तो बिल्कुल सही है। बेटियां कब जवान होती हैं पता ही नहीं चलता। मुझे तो आज भी रुकैया वही 2 साल बच्ची लग रही है। जब इसने मुँह से बाबा कहा तो मैंने इसको मामा कहना सिखाया है। लेकिन कितनी अजीब बात है, जब कभी इसकी गलती पर मैंने इसको मारा तो इसने अपनी ज़ुबान से बाबा ही कहा, जबकि इसने तो अपने बाबा को कभी देखा तक नहीं। वालिद कितनी बड़ी नेमत है, कोई मुझसे पूछे। मेरे वालिद लाइट चली गई और एक बार फिर रुकैया अपने मकसद में नाकाम हो गई। न जाने कितने गम अपने सीने में दबाए अम्मी जान होठों पे तबस्सुम सजाए जी रही हैं। अम्मी जान का 4 बार रिश्ता होकर टूटा। 5वीं बार इनके मुंह बोले भाई कासिम ने रिश्ता करवाया, मगर तब इनकी उम्र 35 बरस थी। यकीनन अम्मी जान की 63 बरस की उम्र में शादी हुई होगी। आखिर क्या है ये सब? मेरे अब्बू कहाँ हैं? क्या अम्मी की किसी गलती पर इनको ये सज़ा मिली कि इनके खामद इनसे दूर हो गए और अपने भाई के हाथ मेरी शादी का पैगाम भेजा? मगर अम्मी जान फिर भी अब्बू के फैसले से खुश हैं। आखिर क्या वजह है कि इतने बरस बीत जाने के बाद भी अम्मी सिर्फ अब्बू के इंतज़ार में मगन है? अम्मी की ज़ुबान पर अब्बू के लिए शिकवा नहीं। कैसे ये सब मुमकिन है? आखिर कौन है मेरे अब्बू? क्यों अम्मी जान को और मुझे इस गम भरी दुनिया में अकेला छोड़ गए? क्या बाप इतना तंग दिल हो सकता है? मुझे क्या मालूम, मैंने तो कभी बाप का प्यार देखा ही नहीं। बाप बहुत बड़ी नेमत है, अम्मी जान से सुना, मगर मुझे ये नेमत क्यों कर नसीब ना हुई? बाप के होते हुए भी बाप का प्यार क्यों ना मिला? रुकैया के ज़हन में बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे थे। इन सब सवालात के जवाबात के लिए माँ से बात करनी ज़रूरी थी। तब बिलाखिर वो हिम्मत करके अपनी माँ के पास चली गई और ये सब सवाल ऐसे पूछने लगी जैसे कोई तहरीर सुना रही हो। आरफा हैरान कुन निगाहों से इसको देख रही थी जबकि रुकैया बोलती जा रही थी। रुकैया के खामोश होते ही आरफा बड़े ही तहम्मुल से बोले, बेटी वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। मेरा वादा है जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उसी दिन मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। लेकिन ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? रुकैया, अम्मी जान मुझे आपकी डायरी का पता फटा हुआ सफ़ा मिला था, इससे मालूम हुआ। ये लीजिए। आरफा हंसते हुए, तभी तुमने मुझे कहा था 2 भाइयों के अलावा कोई कज़न या दोस्त। चलो बेटी आज तुम्हें कासिम की स्टोरी सुना ही देती हूँ, क्या याद करोगी? कासिम मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, मेरा बाप, मेरी माँ। मुझे समझ नहीं आती इसको किस रिश्ते से याद करूँ। इसने तो ये सब रिश्ते निभाए, मगर एक मैं कमबख्त थी जिसने इसके मुख्तलिफ रिश्तों को समझा ही नहीं। हमारा मिलाप भी एक अजीब वाक़यात से हुआ। मैं टाइम्स कंपनी में जॉब करती थी जबकि मेरी उम्र 33 बरस थी। एक दिन एक लड़की मेरे पास आई जिसका नाम मारिया था। कहने लगी, आपी मैं बहुत ही गरीब लड़की हूँ, मैट्रिक पास हूँ, मुझे जॉब चाहिए, प्लीज़ मुझे कोई भी जॉब दिलवा दें। मैंने इसे कहा कि एक मेडिकल कंपनी है, तुम मेरे साथ कल चली जाना, मैं तुम्हें वहाँ जॉब दिलवा दूँगी। रात हुई तो मेरे नंबर पर मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं आप? मेरा नाम कासिम है, किसी ने मुझे आपका नंबर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे जॉब की अच्छी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे कोई जॉब दिलवा दें। मैंने कहा श्योर, आप कल ऑफिस आ जाना। वो कहने लगा, आप ही मुझे पहले जॉब की स्पेसिफिकेशन तो बताएं। तो मैंने कहा बेटा आप कल आ जाना तो आपको बता दूँगी। मेरे मुँह से बेटा सुनते ही वो आग बगोला हो गया। कहने लगा,
ओ अम्मा जी, जब बेटा कहा है तो बेटे को अच्छी तरह गाइड भी करो। कंपनी का नाम क्या है, किस तरह का काम है, सैलरी कितनी है, टाइमिंग कितनी है, मुझे अभी सब कुछ बताएं। मैंने कहा कि टाइम्स कंपनी है, कल ऑफिस आओ, मज़ीद गुफ्तगू वहाँ होगी। इसने फ़ौरन से रिप्लाई किया, क्या वो चाइना की कंपनी जहाँ पर लोगों को धोखा दिया जाता है? अरे मैं तो इस नौकरी को जायज़ ही नहीं समझता, जहाँ लोगों को धोखे से बुलाया जाता है और सब वाक दिखाए जाते हैं, जहाँ कहा जाता है कि आपको 3 लोगों को इस जॉब के लिए राज़ी करना है, यानी शॉर्टकट में उनको घेरना है, तो तभी आपकी सैलरी आएगी। दरअसल मैं मारिया का कज़न हूँ। इसने मुझे मेडिकल कंपनी का कहा तो हैरान हो गया कि मैट्रिक पास को वहाँ कैसे जॉब मिल सकती है। अब मालूम हुआ कि फ्रॉड कंपनी में इसको जॉब मिल रही थी। मेरा जब्त जवाब दे गया तो मैंने इससे कहा, दफ़ा हो जाओ, मुझे मैसेज ना करना। कासिम ने बहुत प्यार से जवाब दिया, मेरी बहना, ज़िंदगानी में हमें बहुत से उतार चढ़ाव सहने पड़ते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम फ़ौरन हाइपर हो जाएं। सहना सीखिए। गुफ्तगू से पढ़ी लिखी लग रही हैं, मगर बुल्ले शाह फरमाते हैं, इल्म सीखिया पर अदब नहीं सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के। अल्लाह हाफिज़। अगले दिन मारिया की सहेली लारेब मुझसे कहने लगी कि आप तो हराम कमाती हैं, हम तो कभी आपकी कंपनी में जॉब ही नहीं करेंगी। मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने कासिम को मैसेज किया कि शर्म नहीं आती तुमको, मैं हराम कमाती हूँ क्या? तुम मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे? डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। मेरे इतने सख्त अल्फाज पर कासिम का सिर्फ यही मैसेज आया, शायद आपका दिमाग हिल गया है या आपको मेरे बारे में गलत बताया गया है। मैं महफिल में हूँ, फ्री होकर बात करता हूँ। मैंने कहा, ओ तो तुम मुफ्ती भी हो और वो भी मुफ्त वाले हैं। मैंने बहुत सी फजूल गोई की, मगर कासिम ने कोई जवाब न दिया। अगले दिन कासिम का मैसेज आया, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई मुझ पर तोहमत लगाते हुए? मैंने कब आपको गालियाँ दी, कब आपसे फ्लर्ट किया, कब आपसे बदतमीज़ी की? मैंने तो आपको पहले बहन कहा, फिर माँ कहा। और मिस आरफा, याद रखिएगा, मैं तो हूँ ही बहुत बुरा इंसान, मगर अपनी ज़िंदगी में किसी अच्छे इंसान पर ऐसी तोहमत न लगाना, वगरना इसका औरत से भरोसा उठ जाएगा। मैं बहुत हैरान थी, मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही ना था। मैंने कासिम से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो तुमने लिखा। कासिम कहने लगा, मारिया का मैसेज आया था कि लारेब कह रही थी कि तुम्हारे कज़न ने आरफा से बहुत बदतमीज़ी की। मैंने कहा कि लारेब से तो अब तक मेरी मुलाकात हुई ही नहीं। देखो बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कासिम सारी बात समझ चुका था, फ़ौरन से बोला, एक मिनट, पहले आपसे मेरे बारे में उल्ट पुल्ट कहा गया और अब मुझे आपके बारे में उल्ट पुल्ट कहा गया। असल फसाद की जड़ तो ये लारेब है। आखिर कौन है लारेब? मेरे सामने आए तो इससे पूछूं कि मैंने इसका आखिर क्या बिगाड़ा जो वो मेरी इज़्ज़त नीलाम करने पर तुली हुई है। मैंने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया। कासिम ने इंतहाई एहतराम से जवाब दिया, कोई बात नहीं, भाई से सॉरी नहीं कहते। फिर हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई। मैंने इसको बताया कि मेरी उम्र 33 बरस है और कुंवारी हूँ, तो कासिम कहने लगा, इस सुस्ती की वजह? मुझे हल्की सी हंसी आई, मगर मेरे दिल में जो गम दबा था, इसको दबाने में ही बेहतरी समझी। लेकिन कासिम था कि मेरे पीछे ही पड़ गया। तब मैंने एक जुमला बोल दिया कि 2 लोगों की शादियाँ होती हैं, एक जिनके नसीब अच्छे हों और दूसरा जिनके वालिदैन हयात हों। कासिम ये बात सुनते ही बिल्कुल खामोश हो गया। मैं महसूस कर पा रही थी वो सिसकियाँ लेकर रो रहा है। फिर मैं भी रोने लगी। कुछ देर यूं ही बीत गई और हम दोनों पहले की तरह नॉर्मल हो गए। क्या आपके वालिदैन फौत हो चुके हैं? बहुत अफसोस हुआ, लेकिन आपके भाई? कौन से भाई और कैसे भाई? मेरा एक ही भाई है, शकील, जो अमेरिका होता है, वही खर्चा बेचता है। दूसरा भाई तो बस न पूछो। इसके बाद हम 2 बहनों की ही जान ले लें। इसका बस चले, हम दोनों बहनों की जान ही ले लें। मैंने दुखी लहजे में जवाब दिया। कासिम कहने लगा, क्या आप 2 बहनें हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं, अब 5 बहनें हैं, 3 शादीशुदा हैं। इनकी शादी अबू जान के हाथ में हो गई थी और अब हम 2 बहनें कुंवारी ही रह गई। कासिम ने वादा किया कि मैं खुद आपका रिश्ता करवाऊंगा, और फिर कासिम ने यह वादा निभाया भी। मगर बेटी, मुझसे जो बड़ी बहन थी, बस इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। मगर बेटी, मेरी बड़ी बहन शकीला की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। नसीर के साथ मेरी मंगनी हो गई। कासिम हर मोड़ पर पेश था। कासिम ने सख्ती से मना किया था कि हरगिज़ नसीर से फ़ोन पर ज़्यादा बात न करना, और शकीला से भी कहा था कि आप नसीर से कोई बात न करना, अपने भाई से ही बात कराना। लेकिन शकीला तो मेरी दादी का किरदार अदा कर रही थी। हर बात वो खुद नसीर से करती। शादी में सिर्फ 1 माह रह गया था। तब शकीला कहने लगी,
कि नसीर से कहो वो तुम्हारे रूम की तस्वीर व्हाट्सएप कर दे। मुझे नसीर ने कमरे की तस्वीर व्हाट्सएप कर दी। वो काफ़ी बड़ा कमरा था, लेकिन जब शकीला रूम देखने गई तो इसको छोटा रूम दिखाया गया। तो शकीला ने शोर मचा दिया कि नहीं नहीं, ये रूम मेरी बहन के लिए। अरे यहाँ तो डबल बेड की जगह भी मुश्किल से बनेगी और नमाज तो अदा करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। कितनी बेवकूफ़ थी मेरी बहन, इसको ये मालूम नहीं था कि ब्याह के मुझे आखिर इसी घर आना है, पूरा घर मेरा ही होगा। लेकिन जब अकल गाज चढ़ने लगे ना तो सियाने लोग नींद के आगोश में चले जाते हैं। वहाँ हमारा कोई बड़ा तो था नहीं जो बात को सुझाता। दर हकीकत मेरी बहन किसी बड़े को लेकर गई ही ना थी। नसीर की वालदा ने गुस्से में साफ कह दिया कि मंगनी तोड़ दो, लेकिन इसके पीछे की बहुत सी बातें मैंने कासिम से छुपाई थी। मैंने कासिम से बहुत से झूठ बोले थे, मगर ये सब तुम्हें मैं वक्त आने पर बताऊंगी और तुम्हारे अब्बू के बारे में भी तुम्हारी शादी के बाद ही बताऊंगी। बेटी, मैं जो तुम्हें सबक दूंगी तुमने अच्छी तरह याद करना है, मगर अब मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। कॉलेज का टाइम हो गया, जाओ। 6 माह बीत चुके थे, मगर अब तक रुकैया अपनी माँ की डायरी तलाश करने में नाकाम ही रही। इसके लिए हर दिन किसी साल से कम ना था, क्योंकि इसको अपनी उम्र का 18वां साल पूरा होने का इंतज़ार था। इस उम्र में शादी होनी थी और शादी के बाद माँ ने इसको सब कुछ बताना था। रुकैया मामूल के मुताबिक कॉलेज से लौट रही थी। इसका रास्ता एक आवारा लड़के ने रोका। सुन रहे हसीना, ए मगरूर हसीना, तेरे इंतज़ार में हो खड़ा, गमों में हो चूर हसीना। रुकैया इसे बिना जवाब दिए अपना सर झुकाए वहाँ से चलती रही, जबकि वह आवारा इसको कभी आवाज़ देता, कभी शेर सुनाता। आज एक हफ्ता बीत चुका था। रुकैया के लिए अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था। ठहर ज़रा, ये बता, तू मुझसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है मुझसे, या मेरी तेरी कोई दुश्मनी है? ना, तू मुझे ये बता, तेरी इंटेंशन क्या है? तूने मुझे क्या समझ रखा है? मैं तेरी फुफ्फो की लड़की हूँ क्या? मुझे तूने अपनी तरह आवारा लड़की समझ रखा है क्या? बोल। कोई ऐसी बात कर रही थी जैसे कोई लड़की स्कूल में स्पीच कंपटीशन में बोल रही हो। अपनी बात ख़त्म करते ही वो पहले की तरह नॉर्मल सांस नहीं ले पा रही थी। इसके चेहरे में गुस्से की वजह से सुरही फैल गई थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस। लड़के ने दो टोक जवाब दिया। ओ, तो तुम मुझसे प्यार करता है, तभी 7 दिन से कुत्ते की तरह मेरे पीछे दुम हिलाई घूम रहा है। तुम मुझसे प्यार नहीं करता। अगर तुम मुझसे प्यार करता तो मेरी तरफ आंख उठा कर ना देखता, बल्कि मुझ पर उठती हुई आंख ही निकाल देता, चाहे वो तेरी हो या किसी गैर की। तुम मुझसे प्यार करता तो मेरे घर अपने वलदैन को भेजता, यूँ सरे बाजार मेरा तमाशा ना बनाता। तू अगर मुझसे प्यार करता तो मेरा इंतज़ार करता, मेरे रास्ते की दीवार न बता। सुन 21वीं सदी के रांझे, तेरी मोहब्बत में हवस के सिवा कुछ नहीं। तेरी मोहब्बत फ़कत 2 दिन की मेहमान है, क्योंकि ये मोहब्बत नहीं, दर हकीकत अटैचमेंट है। तू मेरे हुस्न का दीवाना है, मेरा नहीं। तेरी निगाहों में मुझे फ़रेब दिखता है। ये देख मेरे सर पे चादर। जानता है, वैसे तो बाप अपनी बेटी के सर पे चादर रखता है, मगर मेरे सर पे चादर मेरी माँ ने रखी। इस चादर में कोई छेद हुआ तो मेरी माँ की बदनामी होगी। ये देख, तूने मेरी आंखों की सिर्फ चमक देखी है, इनमें हया नहीं देखी। मेरी माँ ने मुझे ये नहीं कहा किसी लड़के से दोस्ती मत करना, ये नहीं कहा किसी लड़के से प्यार नहीं करना। बस मेरी माँ ने मुझे एक ही सबक दिया है कि इन आंखों को ज़रूरत के वक्त ही इस्तेमाल करना, ज़मीन पर देख कर चलना कि एक दिन इसी ज़मीन के अंदर धंसना है। चल फ़र्ज़ कर, अगर मेरी जगह तेरी बहन होती और उससे इस तरह रास्ता रोके प्यार का इजहार करता तो तुझे क्या लगता? तू क्या करता? तुम वो लोग हो जो चाहते हो हमारी औरतें पाक दामन रहें। क्यों? क्या किसी दूसरे की औरत को पाक दामन रहने का हक नहीं? अगर तू किसी लड़की पर आंख उठाकर देख सकता है तो क्या तेरी बहन को आंख उठाकर देखने का दूसरे को हक नहीं? अपने कान में बाली डाले तो क्या समझता है मैं बिन बाप भाई के पल्ले वाली लड़की तेरे प्यार के जाल में फंस जाऊंगी? तू गलती कर रहा है। पिछले 7 दिनों में यहाँ के लोगों ने देखा तू मुझे छेड़ रहा है, मगर अफसोस यहाँ कोई मर्द ही नहीं। अगर कोई मर्द होता तो तेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाकर तुझसे पूछता, हाँ क्यों तंग कर रहा है इसको? यहाँ सबको अपनी औरतों की पाक दामनी की फिक्र है, गैर की औरत का ख्याल ही नहीं। सुन, याद रख, तू अगर किसी की औरत की इज्जत नहीं करेगा तो तू आज लिख ले, तेरी औरतें भी चाहे मुंह पर नकाब ओढ़े जा रही हो वो महफूजा रह पाएंगी। वो आवारा किसी बुत की तरह इसकी बातें सुन रहा था, लेकिन इसको ज़रा भी असर ना हुआ। वो ज़ोरदार कहका लगाते हुए वहाँ से ये कहते हुए चलता बना, अगर अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल है तो घर से बाहर ही मत निकलो। ये सारी गुफ्तगू वहाँ मौजूद एक शख्स सुन रहा था। चनाचे में रुकैया के पीछे जाने लगा। रुकैया घर चली गई तो इसने घर देख लिया और वहाँ से वापस चला गया। शाम को अपनी अहलिया के साथ वो फिर आया, दस्तक दी। जी कौन? अंदर से आवाज़ आई।
शबनम हूँ, मैं अपने हामद के साथ आई हूँ, घर के बुजुर्ग से मुलाकात करनी है। मेहमान घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। जी फरमाएं, आप कौन हैं और कैसे आना हुआ? आरफा ने सवाल किया। पहले अपनी बेटी से कहें चाय बना लाए, फिर हम भी बताते हैं क्यों आए हैं यहाँ। रुकैया चाय बनाने किचन में चली गई तो वो औरत बोली, मेरा नाम शबनम है और इनका नाम जब्बार है। हमारा एक जवान बेटा है अरहम। आपकी बेटी मेरे हामद को बहुत पसंद आई तो इसीलिए रिश्ता मांगने आ गई। आरफा कहने लगी, आप अपनी बेटी को कैसे जानते हैं? इसने कभी आपका जिक्र नहीं किया। जब्बार फ़ौरन से बोला, आपकी बेटी मुझे तो नहीं जानती, मगर मैं इसको जानता हूँ। आपकी बेटी में बहुत सब्र है और सब्र के साथ साथ ये खासियत भी है कि किस मोड़ पर कहाँ तक सब्र करना है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ खामोश रहने में आफियत होती है और कुछ जगहों पर खामोश रहना संगीन गलती होती है। जो औरत इन दोनों मकामात से बाखबर हो वो घर को जन्नत बना देती है। फिर जब्बार ने दिन का वाक़या सुनाया। आरफा हंसने लगी। आप मेरी बेटी की फ़कत इस अदा को देखते हुए बहू बनाने का फैसला कर बैठे। वैसे आपका बेटा करता क्या है? हमारा बेटा फ़िलहाल तो बैचलर कर रहा है, अलबत्ता अल्लाह के फजल करम से इनका कारोबार बहुत अच्छा है। तालीम मुकम्मल करते ही अपने अब्बू का हाथ बटाएगा। इनकी राजा बाज़ार बुटीक की शॉप है, शबनम ने जवाबन बताया। मगर मैं आपको नहीं जानती ना, और ना ही मेरी बेटी आपको जानती है। फिर मैं कैसे मान लूँ आप मेरी बेटी को अपनी बेटी समझेंगे? आरफा ने मुतजस्सिस होकर सवाल उठाया। देखिए जी, हमें कोई जल्दी नहीं। आप हमारे यहाँ आएँ, हम आपके यहाँ आएँ। आप हमारे रस्म व रवाजों रहन सहन का मुशाहिदा फरमाएँ और हम आपके। इसी तरह हमारे दरमियान उन्स पैदा होगा। इसी तरह हम एक दूसरे को जान पाएंगे। अम्मी जान चाय। मेहमान चाय पी कर चले गए तो आरफा ने रुकैया को सब बताया। रुकैया तो चाहती थी कि इसकी शादी आज ही हो जाए क्योंकि इसको माँ के बारे में सब जानना था। कहने लगी, अम्मी जान आप हामी भर लें, मुझे रिश्ता मंजूर है। वक्त का पहिया बहुत तेज़ी से घूम रहा था। कब 6 माह गुजर गए पता न चला। आज रुकैया की डोली उठाई जा रही थी। रुकैया की आंखों में आंसुओं की बजाय एक उम्मीद थी कि अब माँ की हालत इंतज़ार का इल्म होगा। लेकिन बाज़ औक़ात हम मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं कि हमारे रकीब हमसे बिछड़ जाते हैं। रुकैया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वलीमा के बाद जब सब मेहमान चले गए तो रुकैया ने अपने हामद को और अपने हामद अरहम से कहा, मुझे अपनी अम्मी से मिलने जाना है। माँ का हाल पूछने के फ़ौरन बाद रुकैया ने डायरी का जिक्र किया तो माँ ने थमा दी। आरफा तो पहले ही डायरी हाथ में पकड़े बैठी थी। वो जानती थी कि बेटी ज़रूर आएगी। माँ ने कहा, बेटी चाय बना लाऊं? तो रुकैया डायरी पढ़ते पढ़ते किचन में गई और चाय बनाने लगी। मेरा नाम आरफा असलम है। हम 5 बहनें और 2 भाई हैं। मेरी ज़िंदगी हमेशा फूलों की तरह महकती रही, मगर मेरी उम्र का 25वां साल गुजर रहा था कि वालदा हार्ट अटैक से वफात पा गई। और ठीक 3 माह बाद जब मैं मुकम्मल 25 की हुई तो वालिद मोहतरम भी इंतकाल कर गए। रुकैया जल्दी से इधर आओ, आंटी बेहोश हो गई हैं। अरहम की आवाज़ सुनकर रुकैया चौंक गई। डायरी इसके हाथ से छूट गई और चूल्हे के नीचे गिर गई। रुकैया अपनी माँ की जानिब भागती हुई पहुंची तो माँ को बेहोश पाया। वो सांस नहीं ले रही थी। अब इसका वक्त मुकम्मल हो चुका था। डॉक्टर आकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इसकी रूह कफ्स अंसरी से परवाज कर चुकी थी। रुकैया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और हमने इसको तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हारी माँ की उम्र 81 बरस हो चुकी थी। इंसान हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं आता। बेशक हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। सब्र करो, जो अल्लाह की रज़ा है इस पर राज़ी होने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। कफन दफन के बाद रुकैया अपनी माँ के कमरे में आई। वो कभी अपनी माँ के बिस्तर को चूमती तो कभी तकिया को अपने सीने से लगाती। अपनी माँ की हर चीज़ को वो चूमती रही और रोती रही। अचानक से इसको माँ की डायरी की याद आई। वो भागते हुए किचन में पहुंची। इसकी सांस फूलने लगी, मगर अफसोस सामने तो हर सफ़ा जल कर राख हो चुका था। रुकैया किसी बुत की तरह खड़ी अपनी किस्मत पर सारों की तरह रो रही थी। इसके सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। इसे लगा जैसे इसका सब कुछ लुट गया हो। 1 साल, पूरे 1 साल तक जिसका इंतज़ार किया मगर हाथ को आया मुंह न लगाया। मेरी भी क्या ज़िंदगी है, गोया मेरी हयात में दुखों, तकलीफ़ों और इंतज़ार के अलावा कुछ भी नहीं। इस डायरी के लिए मैंने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। हाय रे मेरा नसीब। रुकैया की हालत गैर हो गई। एकदम इसका बीपी लो हो गया और बेहोश होकर गिर गई। चंद सेकंड बाद जब इसे होश आया तो दाढ़े मार मार कर रोने लगी। इसकी आवाज़ सुनते ही अरहम आ गया। क्या हुआ, क्या हुआ? अरहम ने परेशानी से पूछा। वो अम्मी की डायरी। रुकैया की आंखों से एक बार फिर अश्क जारी हुए। वो अपनी बात मुकम्मल न कर सकी। अरहम ने सामने पड़ी कागज़ की राख देखी तो सब समझ गया और कहने लगा, रुकैया इसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी, तुम सब्र करो। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो। अरे तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। जानती हो क्यों? वो इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उसी से ही इम्तिहान लेता है जो इसका महबूब हो।
तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक तुमसे इम्तहान ले रहा है। देखो अगर तुम उदास हुई ना तो तुम्हारी माँ की रूह को बेसुकूनी होगी। अपने लिए ना सही, अपनी माँ के लिए तो खुद को संभालो। रुकैया के जहन में अपने चचा का ख्याल आया तो एक नई उम्मीद की किरण इसके मन में घर कर गई। अब की बार रुकैया ने मुतमईन होकर अपना सर उठाते हुए अरहम से चचा की तलाश का मुतालबा कर दिया। अरहम ने भी हामी भर ली। शादी के 3 माह बाद रुकैया काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। वो अरहम के साथ शॉपिंग करने एक मॉल में गई जहाँ इसकी मुलाकात अपनी बचपन की सहेली नवीदा से हुई। दरअसल नवीदा 15 साल की उम्र में दुबई चली गई थी। नवीदा रुकैया को गौर से देख रही थी। कुछ मिनट बाद इसे पूछा, क्या आप रुकैया हैं? रुकैया ने हाँ में सर हिलाया तो फ़ौरन उसके गले लग गई। और रुकैया मैं तेरी सहेली नवीदा हूँ, मुझे नहीं पहचाना? और नवीदा कैसी है? तो दुबई जाकर तो मुझे भूल ही गई। एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा। बस इतना कहना था कि रुकैया को माजी की यादों ने एक बार फिर रोने पर मजबूर कर दिया। वो अपने आंसुओं को बहुत से लोगों के बीच भी ना रोक पाई। नवीदा ने एक बार फिर इसको गले लगाते हुए पूछा, आखिर क्या हो गया है तुझे? तू तो बचपन में मुझे रोने नहीं देती थी। तू तो कहती थी कि आंसू हमें कमज़ोर कर देते हैं, और आज तो खुद इतने लोगों के बीच खुद को कमज़ोर साबित कर रही है। अच्छा छोड़, घर चलकर बात करते हैं। रुकैया ने अपने आंसू साफ करते हुए मुस्कुराहट को होंठों पे सजाया और बोली, ओ सॉरी, मीट माई हस्बैंड अरहम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? जी बहन मैं ठीक हूँ। चलिए आप भी हमारे साथ इसको थोड़ा समझाइए, हर वक्त रोती रहती है। घर पहुँचते ही नवीदा कहने लगी, रुकैया मुझे अपने कमरे में ले जा, तो इससे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। कमरे में जाती नवीदा ने सवाल उठाया, अरे तू तो बचपन से फ़हीम को चाहती थी, ये बीच में अरहम कहाँ से आ गया? क्या फ़हीम ने तुझे धोखा दिया? रुकैया ज़ोरदार कहका लगाते हुए बोली, नहीं यार, मेरी किस्मत देखना, मैं अपनी किस्मत पर कितना खुश हूँ। फ़हीम ने अपने घर बात की थी, मगर इसके घर वाले कहने लगे अभी तो पढ़ रहा है, तेरी शादी पढ़ाई के बाद होगी। जबकि मेरी माँ, जितना रुकैया को मालूम था सब बताने के बाद बोली, मुझे मेरी माँ की डायरी चाहिए थी, मगर इसके लिए शर्त थी शादी। फ़हीम के घर वाले शादी के लिए रज़ामंदा हुए तो फ़हीम ने खुद मुझे कहते हुए शादी की इजाज़त दे दी कि शायद हमारा मिलना मुकद्दर में नहीं लिखा गया। मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मेरी माँ थी। वो गम की चक्की पीसते पीसते और अब्बू का इंतज़ार करते करते दुनिया से कूच कर गई, और वो डायरी जिसके लिए मैंने अपनी बचपन की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया वो जल कर राख हो गई। अब मुझे अपने चचा का इंतज़ार है, जबकि मुझे तो अपने चचा का नाम तक मालूम नहीं। अलबत्ता इनको शक्ल से पहचान लूँगी, इतना मुझे यकीन है। वैसे तो इनका चेहरा भी मैंने गौर से नहीं देखा था जब पहली बार इनसे मुलाकात हुई थी। वक्त बहुत तेज़ी से बीत रहा था। आज अरहम और रुकैया की एनिवर्सरी थी, और इसी दिन रुकैया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चांद सी बेटी से नवाजा। बेटी को पाने के बाद अगरचे रुकैया बहुत खुश थी, मगर माजी की यादें अब भी इसके हमरा थी। वो नहीं भूल पाई थी माँ की बेकसी को। आज वो अपने वालिद और चचा के इंतज़ार में मगन थी। वक्त यूँ ही तेज़ी से गर्दिश कर रहा था और मज़ीद 2 बरस बीत गए। रुकैया की बेटी रुखसाना बहुत हसीन और जमील थी, मगर रुकैया हैरान थी। रुखसाना 1 साल की हो गई, मगर वो अपनी आंखें एक तरफ को रखती है। कोई बुलाता रहता है मगर देखती ही नहीं। रुकैया इसकी वजह से बेहद परेशान थी। इसे अजीब अजीब वहम आते थे, कहीं रुखसाना बहरी तो नहीं है। डॉक्टर्स को सारी सूरत हाल से आगाह करने पर जब रुकैया को अपनी माँ की डिसेबिलिटी का इल्म हुआ, जब रुकैया को अपनी बेटी की डिसेबिलिटी का इल्म हुआ तो गश खाकर बेहोश हो गई। अब की बार इसका ज़ब्त बिल्कुल जवाब दे चुका था। अब मज़ीद इसमें सहने की हिम्मत ना रही। इसे इस बात का गहरा सदमा पहुंचा जिसने सीधा इसके दिमाग पर असर किया। रुकैया कोमा में चली गई। मज़ीद 3 साल इसी हाल में गुजरे। रुकैया को अचानक होश आया जब इसने अपनी बेटी की आवाज़ सुनी, मामा उठो, भूख लगी है। रुकैया जल्दी से उठी, बेटी को गोद में उठाया और बार बार इसकी आंखें चूमने लगी। मेरे मौला तो बड़ा रहीम है, करीम है, अपना खसूसी फजल करम फरमा मुझ पर। मेरे मौला मैं तेरे इम्तहान के काबिल नहीं हूँ, तुझे तेरी रहीमी का वास्ता मुझसे मज़ीद इम्तहान ला ले कर इम्तहान लेना ही है तो मुझे हौसला भी अता फरमा, आमीन। रुकैया अपने लिए दुआएं मांगती रही कि इसका हावंद आ पहुँचा। आफरी है रुकैया, इतना दर्द सहने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हौसला तलब कर रही हो। ये भी मेरे सोने रब की रज़ा है। इसने हमारी बेटी को नाबीना पैदा किया, हम क्यों का शिकवा करें। अगर अल्लाह पाक हमें बेटी अता ही ना करता तो अल्लाह पाक ने हर एक को अपने ख़जानों से जो कुछ अता किया वही इसके लिए बेहतर है। इसीलिए सब्र का दामन मत छोड़ो, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। वक्त की चक्की यूँ ही तेज़ी से चलती रही, हत्ता कि मज़ीद 15 साल बीत गए। रुकैया अब भी जवान थी। रुखसाना जब रुकैया के साथ चलती बेटी कम और बहन ज़्यादा लगती। रुकैया अफसोस करते हुए कहने लगी, बेटी जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो तुम मेरी गोद में थी। काश तेरी शादी भी धूमधाम से करवा सकती, काश मैं तेरे हाथों में मेहंदी लगा सकती।
काश मैं तुझे रुखसत कर सकती। बेटी मुझे माफ़ कर देना, न जाने मुझसे कौन सी ऐसी ख़ता हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बतौर सज़ा नाबीना बेटी अता की। सब मेरा कसूर है, कुछ तो गलती हुई है, वरना मेरा रब तो बहुत रहीम है। रुखसाना ने बोलने के लिए अपने कांपते हुए होंठ हिलाए तो आंखों से अश्क जारी हो गए। रुखसाना कुछ न बोल सकी और माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कोई घड़ी ऐसी भी होती है जब इंसान इरादा करता है तो अल्लाह पाक कौन फरमा देता है। रुकैया ने कभी सोचा भी ना था जो आगे होने जा रहा है। दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? अल्लाह की मखलूक। बाहर से आवाज़ आई। एक कपल अंदर दाखिल हुआ। इंतहाई हंसता हालत थी इनकी, कपड़े फटे पुराने लगे हुए थे। रुकैया ने गौर किया तो इसे मालूम हुआ ये तो अपने घर के नौकर हैं। रुकैया बोली, बैठी, कैसे आना हुआ? सब हैरियत है ना? क्या पैसों की ज़रूरत है? नहीं मालकिन, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस कुछ ज़रूरी बात करनी थी। नौकरानी अटकते अटकते बोली। जी जी फरमाए। रुकैया ने इंतहाई आजाना अंदाज से पूछा। वो मालकिन, छोटा मुँह और बड़ी बात पर क्या करूँ? मुझे गलत न समझिएगा, रोज़ आपकी बेटी को देखती हूँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है, दिल खून के आंसू रोता है। अल्लाह पाक ने आपकी बेटी को बहुत हसीन और जमील पैदा फरमाया, मगर ये नाबीना है। मेरा एक ही बेटा है, सगलैन। वैसे हमारे ख़ानदान में भी बहुत सी लड़कियाँ हैं, लेकिन इन सब का कहीं ना कहीं तो रिश्ता हो ही जाएगा, मगर आपकी बेटी, अगर आप पसंद फरमाएं तो मेरा बेटा। अभी बात मुकम्मल ना हुई थी कि रुकैया बोली, एक मिनट, आप रिश्ता मांगने आए हैं? पहले तो मुझे आपके बेटे से बात करनी है। क्या आया वो रजामंद है भी या नहीं? इसके बाद मैं अपने हामद और सास ससुर से मशवरा करूंगी, फिर आपको जवाब दूंगी। रुकैया ने अपने मोबाइल से नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बहना? आज मेरी याद कैसे आ गई? फ़हीम भाई, ये आप क्या करने जा रहे हैं? पहले जो भी हुआ वो मजबूरी थी कि हम मोहब्बत करने के बावजूद आज बहन भाई का रिश्ता निभा रहे हैं। मेरी फ़िक्र आपको इस कदर थी कि अपनी ज़ौजा को भी मेरे घर ले आए और बतौर मुलाजिम काम करने लगे, लेकिन अब कैसी मजबूरी है जो मेरी खातिर मेरी नाबीना बेटी की शादी अपने बेटे से करके इसकी हयात को तारीख बनाने का इरादा रखे हुए हैं। क्यों? आखिर क्यों भाई? बोलिए, क्यों अपने ही बेटे से ज़्यादती करना चाहते हैं आप? रुकैया ने दिल बर्दाश्ता होकर कहा। ऐसी बात नहीं रुकैया बहन, दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को दिल देता है तो किसी को माल देता है, मगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों से नवाजा। जहाँ तक मेरे बेटे की बात है, मैंने तो फ़कत इतना ही इससे कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि रुखसाना को बहू बनाऊँ, मगर तुम पर वाजिब नहीं कि मेरी ख्वाहिशात की कदर करो, फैसला तुम्हारे हाथ है। तो मेरे बेटे ने फ़कत ये कहकर चुप साध ली। अबू जान, आपकी ख्वाहिश मेरे सार आंखों पर, मगर वो लोग बहुत अमीर हैं, क्या वो अपनी बेटी का रिश्ता दे देंगे? रुकैया कुछ बोल नहीं पा रही थी कि अचानक इसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, जहाँ इसका हामद अजीब नज़रों से इसे देख रहा था। रुकैया ने फ़ौरन से फ़ोन कट करते हुए कहा, मेरे सरताज, आपने मुझे एक गैर महरम से बात करते हुए सुना। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहती सिवाय इसके कि मैं गलत नहीं हूँ, बाकी आप जो सजा दें मेरी सार आंखों पर। अरहम के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में नमी थी। कहने लगा, जब से मेरी शादी हुई इसके बाद आज मैंने एक नामहरम लड़की से बात की तो मेरी बीवी ने भी नामहरम मर्द से बात की। तुम हैरान हो रही हो? चलो मैं बताता हूँ। फ़हीम की ज़ौजा मरियम से मैं मोहब्बत करता था, मगर अब्बू जान ने तुम्हें बतौर बहू पसंद कर लिया था, तो बस मैंने अपने हाथों अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया। मगर सच तो यह है कि तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी का हर पल बहुत हसीन गुजरा। यकीन जानो, मुझे कभी इसकी कोई याद न आई, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अरहम से प्यार करती थी, तभी मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया कि कभी तुम्हें अरहम की याद ना आए। मगर ये नहीं जानता कि मैं कामयाब हुआ या नहीं, लेकिन तुम ज़रूर कामयाब हुई। तुमने मेरे दिल से मरियम की मोहब्बत को निकाल दिया। रुकैया की आंखों में अश्कों की बरसात होने लगी, मगर आपकी बार ये आंसू खुशी के थे कि मेरा हामद मुझसे इतनी मोहब्बत करता है और मुझ पर इस कदर भरोसा रखता है। रुकैया बिला साख्ता बोल उठी। जब मैं आप निकाह में आई तो उसी दिन से फ़हीम मेरे लिए फ़हीम भाई बन गए थे, मगर फ़हीम भाई और मरियम हमारी बेटी के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने चले हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे क्या फ़ैसला करूं। एक तरफ मेरी नाबीना बेटी और दूसरी तरफ मेरे भाई का बेटा, मैं क्या करूं? देखो रुकैया, अल्लाह पाक ने जो फैसले कर रखे हैं इनमें कोई तब्दीली नहीं कर सका। तुम सकलें से बात कर लो, अगर वो रजामंद है तो रुखसाना से पूछो, अगर दोनों रजामंद हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगो कि इनके हक़ में बेहतर फरमाए। रुकैया ने सकलैन को घर बुलाया और कहने लगी, बेटा सच बताना कि सच बात मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। तुम जानते हो तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे हक़ में क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं? क्या तुम्हें इल्म है मेरी बेटी नाबीना है? क्या तुम ये जिम्मेदारी उम्र भर सौंप लोगे? क्या तुम पर प्रेशर डाला जा रहा है इस फैसले के लिए? सकलैन इंतहाई एहतराम से बोला, इंसान की सबसे बड़ी माजूरी इसकी अना है,
बचपन से सुनता आ रहा हूँ जोड़ियाँ आसमान पर बनती हैं। जब वो मेरे नसीब में हुई तो मैं हमें मिलाने वाला ही निभाने का हौसला अता करेगा। 21वीं सदी का जवान हूँ, किसी के प्रेशर में कैसे फैसला कर सकता हूँ। अलबत्ता एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरे वालिदैन हैं, लेकिन शादी के लिए मेरी सिर्फ एक शर्त है। इससे पहले कि लोग मेरे वालिदैन पर ब्लेम लगाएं कि जायदाद की खातिर नाबीना ब्याह ली, जो कि मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा, इसीलिए आपको शादी से कबल अपनी बेटी को तमाम तर जायदाद से बेदखल करना होगा। बस मेरी यही एक शर्त है, क्योंकि हम गरीब ज़रूर हैं मगर हमारा दिल बहुत नाजुक है, हम गैरत वाले हैं। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गई होंगी। रुकैया आग बुगला होकर बोली, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? जायदाद की इकलौती वारिस है हमारी बेटी, अगर इसी को बेदखल कर दिया तो इस जायदाद का क्या होगा? हम आज हैं कल नहीं। तुम्हारे वालिदैन बहुत नेक और अच्छे इखलाक वाले हैं, कोई इन पर ब्लेम नहीं लगाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके अच्छे इखलाक की वजह से ही तुम जैसी नेक और फरमाबरदार औलाद अता की। आंटी आप कुछ भी कह लें, इस शर्त के बिना ये शादी नहीं हो सकती। रुकैया तो पहले ही बेटी की वजह से परेशान थी कि वो इस रिश्ता पर रजामंद ना हो रही थी। अब सकलैन भी अजीब शर्त रखे हुए था, लेकिन औलाद से बड़ी कोई मजबूरी नहीं होती। रुकैया ने हामी भर ली। रुखसाना के दिन बांधे गए। एक मुद्दत बाद रुकैया के होंठों पर तबस्सुम का राज हुआ। एक मुद्दत बाद रुकैया मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। एक मुद्दत बाद ऐसा लगा गोया अब रुकैया के आंसू तातीलात पर गए हों। बारात आ चुकी थी। रुकैया को अपनी शादी के मनाजर याद आने लगे। वो अपनी डोली उठने पर बिल्कुल नहीं रोई थी, बल्कि अपनी आंखों में बहुत सी उम्मीदें लेकर घर से चली थी। इसे याद था कि इसके सर पर बाप का हाथ ना था, जबकि मेरी बेटी पर आज बाप अपना हाथ रखे हुए है। रुखसाना बहुत रोई। वो पुकार रही थी, अम्मी जान, जैसे आपने मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखा, जैसे आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि कभी मुझे लगा ही नहीं मैं नाबीना हूँ। क्या आगे भी मुझे ये प्यार मिलेगा? मेरे नसीब की खुशी यहाँ तक मुस्तफीद थी क्या? डोली उठाई जाने लगी थी कि सकलैन बोल उठा, ये डोली यहाँ से दरबार स्ट्रीट जाएगी। दरबार से चूँकि 150 किलोमीटर दूर था, लिहाजा गाड़ी का बंदोबस्त करना पड़ा। सकलैन की ख्वाहिशात की कदर करते हुए इसकी बात मान ली गई। दरबार पहुँचकर सकलैन दिल ही दिल में दुआ करने लगा, है मेरे रब अज़ीम, बेशक तू सबसे बेहतर मामला फरमाता है, बेशक तू सबको वही अता करता है जो इनके हक़ में बेहतर हो। मेरे रब, तेरे ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। मेरे रब, मैं आज तेरे महबूब बंदे की बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। अगर ये तेरी बारगाह में मकबूल बंदा है तो इसके वसीला से मैं अपनी बीवी की आंखों की भीख मांगता हूँ, मुझे वह अता करके मैं मगरूर ना हो जाऊँ। मेरे रब, मैं तेरी रज़ा और फजल चाहता हूँ, मुझसे राज़ी हो जा, आमीन। अब वो घर की तरफ लौट रहे थे। रुखसाना और सकलैन गाड़ी में बैठ चुके थे। वो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। रुकैया और अरहम भी पीछे पीछे आ रहे थे। रुकैया भूल गई थी कि इसे खुशी ज़्यादा देर रास नहीं आती। वो भूल गई थी कि गमों से इसका रिश्ता पुराना है। सब खुशियों और मस्तियों में मुब्तला थे, लेकिन सामने से एक गाड़ी बहुत तेज़ी में आ रही थी। ड्राइवर गाड़ी न संभाल सका। सड़क के साथ ही एक खाई थी जिस गाड़ी में सकलैन और रुखसाना बैठे थे, अपने फ्यूचर की प्लानिंग में मसरूफ़ अमल थे। इस गाड़ी के ड्राइवर ने पूरी कोशिश की किसी तरह हादसे से बच जाए, मगर लिखे हुए को कौन टाल सकता है। इसने इंतहाई दाएं जानिब गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया। इसे मालूम न था कि गाड़ी अगर गाड़ी से लग जाती तो भी इतना बड़ा हादसा न होता। इसकी आंखों में गोया पट्टी सी बंधी हो। दाएं जानिब खाई थी। गाड़ी खाई में जा गिरी। देखने वाले अफसोस भरी निगाह से देख रहे थे। गाड़ी नीचे गिर चुकी थी। कौन जिंदा होगा? सब मर गए होंगे। अफसोस रे, आज ही शादी हुई और आज ही सबकी आंखों में अश्क थे। रुकैया ने सर उठाते हुए एक बार फिर अपने तमाम तर माजी की तरफ ध्यान दिया। इसे सब याद था, जब कभी खुशी मिली भी तो चंद लम्हों के लिए। वो ज़ारो क़तार रो रही थी। वो बार बार इस खाई की जानिब देखती रही। इसका मन चाहता था कि अभी कूद जाए। माँ की ममता कैसे ये सह सकती है कि इसके सामने इसकी औलाद मौत के आगोश में चली जाए। वो कूदने ही वाली थी कि अरहम ने इसका हाथ पकड़कर पीछे धकेलते हुए एक ज़ोरदार थप्पड़ मुँह पर लगाया। ये क्या करने जा रही हो? पागल हो गया? सब्र करो, हम सब्र के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमारे बच्चे किस हाल में हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जाता है। हौसला रखो, सब ठीक होगा। रुकैया हैरान थी कि अरहम क्या कह रहा है। इसकी आंखों के सामने गाड़ी खाई में जा गिरी, मगर अब भी उम्मीद इसकी आंखों में अश्कों के हमरा मौजूद है। सकलैन और रुखसाना को अस्पताल पहुंचा दिया गया। सकलैन को बैरूनी जख्म आए थे, जिस वजह से काफ़ी खून बह गया था, जबकि रुकैया के सर पर चोट लगी। डॉक्टर्स की टीम बाहर आई तो अरहम, रुकैया, फ़हीम और मरियम इनके आसपास खड़े होकर यकजुबान होकर बोले, हमारे बच्चों का क्या हाल है? डॉक्टर, अरहम को दो बोतल खून की अशद ज़रूरत है।
बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए, जबकि रुखसाना की हालत बहुत क्रिटिकल है। इसके सर के पिछले हिस्से पर चोट लगी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि बेहतरी हो। बहरहाल ऑपरेशन के बाद भी हम ये नहीं कह सकते ये बच जाएंगी। आप यहाँ दस्तखत कर दें। ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ब्लड बैंक से सकलेन के लिए ब्लड मंगवाया गया। सब बरगए इलाही में दुआएं करने लगे। एक कोने में बैठे नसीब की मारी रुकैया अपनी फूटी किस्मत पर अश्कबार हो रही थी। वो अपनी माजी के हर लम्हा को याद करती और रोती। मैंने अपने बाप के होते हुए बाप का प्यार नहीं देखा। माँ की दास्तां उम्र भर का रोग बन गई। वो डायरी भी हाथ आग चली गई। अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। चचा का अब तक कुछ पता न चला। और कासिम अंकल, बेटी हुई भी तो ना बीना। बेटी की शादी हुई तो सोचा अब बेटा भी मिल गया, मगर अफसोस आज मेरी बेटी के साथ बेटा भी। पास खड़ा डॉक्टर साहब सुन रहा था। करीब आते ही बोला, बेटी तुम अरफा की बेटी हो क्या? अपनी माँ का नाम किसी मर्द की जुबान से सुनते ही रुकैया हैरानगी से सर उठाते हुए कहा, जी हाँ, मगर आप कौन? बेटी मैं काजिम हूँ। जवाब सुनना ही था कि रुकैया फूट फूट कर रोने लगी। जब हमें कोई आसरा देने वाला नजर आ जाए तो ऐसा ही होता है। हम अपने आंसू रोक नहीं पाते, अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते। देखिए ना अंकल, मेरी ज़िंदगी में खुशी ना आई। अगर आई भी तो फ़कत अपना एहसास दिलाकर वापस लौट गई। कासिम ने शेर सुनाया। गम ज़िंदगी का हिस्सा है, खुशी भी कुछ देर की मेहमान। सब हयाती खुद जीते हैं, हर किसी के सहारों से नहीं। सुनो बेटी, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ मुझे सब खबर है। तुम अपने गमों पर अफसरदा हो मगर बेखबर हो। जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ इसी में तुम्हारी बितरी थी। सुनो, मेरी उम्र 25 बरस थी जब आरफा से मेरा दोस्ताना ताल्लुक़ कायम हुआ। आरफा 33 बरस की थी। वालिदैन फ़ौत हो चुके थे। मुझे मालूम हुआ कि वो अब तक कुंवारी है। मुझे भी तकलीफ़ हुई। ये बात जानने के बाद हर दिन नज़ीर से हाली न था। मैं हैरान था कि रब्बे अज़ीम तो बहुत रहीम है, मगर यहाँ ऐसा क्यों? मेरे लिए ये सब सवालिया निशान बन गया था। आरफा के लिए मैंने बहुत से रिश्ते लाए, मगर हर बार किसी न किसी वजह से वो रिश्ता ना हो पाता। फिर नसीर से रिश्ता करवाया। मंगनी की अंगूठी भी आरफा ने पहन ली, मगर एक कमरे की वजह से रिश्ता टूट गया। इसके बाद मैंने साजिद अतारी का रिश्ता आरफा के लिए लाया, मगर अब की बार मैंने साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया, किसी शादीशुदा बहन को मेरे साथ भेजना। चनाचे मेरे साथ इसकी बड़ी बहन कलसूम गई। हमने वहाँ रिश्ते की बात की। साजिद अतारी की फैमिली बहुत ही शरीफ और सादा थी। वो मिडिल क्लास लोग थे। कलसूम को तो रिश्ता बहुत पसंद आया, मगर इसने वहाँ से निकलते ही मुझे बताया कि यहाँ रिश्ता कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बहनें पैसे वाला ख़ानदान तलाश करती हैं। अलबत्ता मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है। कलसूम की बात सच साबित हुई। आरफा की दूसरी बहन शकीला ने इस रिश्ता को मसला की जंग का निशाना बनाते हुए इनकार कर दिया। जानती हो, जहाँ शकीला का रिश्ता हुआ था वहाँ से वो खुद तोड़ कर आई थी। 2 साल तक इसकी मंगनी बरकरार रही। एक दिन इसकी होने वाली सास इसे घर ले आई। बेटी सुनती हो, एक माह बाद तुम्हें इसी घर में आना है, तो सोचा कि तुम्हें एक बार ये घर दिखा दो। पिछले 2 सालों में तुम यहाँ नहीं आई। तुम्हारे बहनोई और बहन रिश्ता कर गए थे। इस कम अकल घर दाखिल होते ही वापसी के कदम उठा डाले। उफ तौबा, इतना छोटा घर। आंटी, अगर मेरी डोली यहाँ आती और फिर मुझे मालूम होता इतना छोटा घर है, तो मेरी डोली यहाँ से ही वापस लौट जाती। मुझे नसीर की सारी स्टोरी का इल्म तो बाद में हुआ। दरअसल शकीला ने नसीर से कहा था कि हमारे यहाँ शादी में हक महर 5 लाख और माहाना हर 20,000 रुपये लिखवाया जाता है। मेरी सब बहनों के लिए लिखवाया गया। अब अगर इसके लिए ना लिखवाया गया तो हमारी नाक कट जाएगी। नसीर ने कहा, मुझे मंजूर है, मगर ये सब मेरी माँ से मत कहना। वो बुजुर्ग हैं और हमारे ख़ानदान में हक महर 5,000 रुपये, जबकि माहाना हक नहीं लिखवाया जाता। शकीला जब नसीर की माँ से मिली तो साफ लफ्ज़ों में अपनी शराइत बयान कर दी। इन्हें बहुत गुस्सा आया। तभी उन्होंने आजमाने के लिए शकीला को छोटा कमरा दिखाया। वो जान गई थी कि ये लालच दिल में बसाए यहाँ रिश्ता करने आए हैं, सो इसने रिश्ता तोड़ने का मशवरा दे दिया। वक्त यूं ही गुजरता गया। ये दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनी रही। रुकैया जब 63 बरस की हुई तो शकीला कुंवारी ही मर गई। कश्मीर में ज़लज़ले से बहुत तबाही हुई थी। इसी अस्पताल में कपल लाया गया। वो बुरी तरह जख्मी था। इनका इलाज फौरी तौर पर शुरू किया गया। जानती हो, ये कपल तुम्हारा क्या लगता है? तुम्हारे सगे वालिदैन। रुकैया बुद्ध बनी सब सुन रही थी। वालिदैन का लफ्ज़ सुनते ही चीख उठी। क्या? मेरे वालिदैन? तो मेरी माँ? ये सब क्या कह रहे हैं आप? तुम ज़रा हौसले से सुनो जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तुम्हें भी इल्म हो तुम्हारे हक़ में रब के फ़ैसले किस कदर मुफीद थे, जिन्हें तुम न जान पाई।
मुझे इसी दिन ही इल्म हुआ जो फैसले अल्लाह पाक करता है वो बेहतरीन होते हैं। तुम्हारी माँ की आखिरी सांसें चल रही थी मगर इसने हिम्मत ना हारी। अगर तुम्हारी माँ हिम्मत हार जाती तो आज तुम मेरे सामने ना खड़ी होती। तुम्हारी पैदाइश के फ़ौरन बाद तुम्हारी माँ के आखिरी अल्फाज ये थे, ये बच्चे मेरे सरताज को सौंप दीजिएगा और इनसे कह दीजिएगा मुझे माफ़ कर दें, अब मैं मज़ीद इनकी हयात का हिस्सा नहीं बन सकती। इसने अपनी आंखें मूंद ली। मैं तुम्हारे बाप के पास गया, वो भी गोया तुम्हारे इंतज़ार में था। कहने लगा मेरी बीवी ने खूब वफा निभाई मगर अफसोस मेरी सांसें भी मुझसे रोड़ रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये बच्ची आपको सौंपता हूँ। इसके जिस्म से भी रूह परवास कर गई। मुझे अरफा की याद है कि वो अकेली है तो मैंने अपने कज़न के हाथ तुम्हें इसको सौंप दिया। ये कहकर कि इस बच्ची का बाप बहुत दूर गया हुआ है, इसकी माँ जाने फानी से कूच कर गई है। इस बच्ची को अपनी बच्ची समझ कर पालना। मैं माहाना खर्च बेचता रहा। तुम्हारी शादी 18 बरस की उम्र में करवाने का फैसला भी मेरा ही था। इस दिन मुझे ये इल्म हुआ कि अल्लाह ने उम्र भर इसको कुंवारा क्यों रखा, क्योंकि इसने तुम्हें पालना था। 63 बरस की उम्र तक इसका सहारा इसकी बहन थी, फिर तुम इसका सहारा बन गई। तुम्हारी बेटी नाबीना पैदा हुई, तुम्हें इस बात का शदीद सदमा हुआ। अरे पगली ज़रा सोच, अगर वो नाबीना पैदा होती तो क्या किसी गरीब की ज़ौजा बनती? अल्लाह ने इसके नसीब में गरीब गिराना लिखा था, तभी वो नाबीना पैदा हुई। तुमने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। ज़रा सोचो, अगर वो तुम्हारी मोहब्बत ना होती तो क्या अपना बेटा तुम्हारी नाबीना बेटी के लिए करता? और अब आगे क्या होने जा रहा है मेरा रब ही बेहतर जानता है। ये अल्लाह के फैसले हैं, इनको कोई नहीं बदल सकता। जो होगा तुम्हारे हक में बेहतर होगा। रुकैया सालम खड़ी रही, अपनी निगाहें आसमान की जानिब बुलंद करते हुए गिड़गिड़ाई, मेरे मौला मुझे माफ़ फरमा दे। मैं तेरे एहसानात का बदला कभी नहीं उतार सकती, मैं तो तेरे एहसानात का शुमार भी नहीं कर सकती। मुझसे राज़ी हो जा, मेरे बच्चों को ज़िंदगी की नेमत अता फरमा। डॉक्टर्स की टीम ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई। सब इनके इर्द गिर्द जमा हो गए। मुबारक हो, आप दोनों खतरे से बाहर हैं। आपके लिए एक और खुशखबरी है। आपकी बेटी रुखसाना की आंखें चमकने लगी, इसकी बसारत लौट आई। रुकैया ने आओ देखा ना था, वो अपनी पेशानी अस्पताल की ज़मीन पर रख दी और सजदे में चली गई।